मैं तो भाई बच्चों आप लोग प्लीज टाइम से ज्वाइन किया करो। ये 5 5 7 7 मिनट्स तक का आप डिले करा देते हो। ज्वाइन होते रहते हैं, बच्चे होते रहते हैं, बड़ा डिले हो जाता है इससे। देखो, सुल्ताना ने पूछा जीन्स का इफेक्ट एडिटिव कैसे होता है। अब आप एक चीज भूल गए हो, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, पॉली जीन्स वाला। पॉली जीन्स के अंदर क्या था, लेट्स सपोज हम लोग ह्यूमन स्किन कलर का ही ले रहे थे। ह्यूमन स्किन कलर को कितने जीन्स कंट्रोल कर रहे थे? 3 जीन्स ना। यस। ये मेरे पास 3 जन है, तीनों के तीनों जीन मिल के एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, विच इज ह्यूमन स्किन कलर। सो यहाँ पे हम बोल नहीं रहे थे एलील्स हैव एडिटिव इफेक्ट, क्योंकि तीनों एक जगह मिल के एक सेम टाइप ऑफ फंक्शन, सेम टाइप ऑफ कैरेक्टर को कंट्रोल किए हुए हैं। इसी को एडिटिव इफेक्ट बोलते हैं, जो कि हमें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर देखने के लिए मिलता है। ने भी पॉलीजीन्स होते हैं, वो सब एडिटिव इफेक्ट दिखाते हैं। बताओ सुल्ताना, समझ आया? नेक्स्ट टॉपिक लिखो। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन तो वैसे रेयर आते हैं बट स्टिल पढ़ लेते हैं हम लोग। हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ पे हैप्लो डिप्लॉइड भी इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है। कौन दिखाता है कॉन्सेप्ट? मैम हनी बी। हनी बी दिखाता है, वेरी गुड। तो हनी बी के अंदर हमें ये पता है कि हनी बी के अंदर जो फीमेल हनी बी होती है वो हमेशा क्या होती है? डिप्लॉयड होती है। और 2n इज इक्वल टू कितना होता है उनके अंदर? 32। एंड जो मेल हनी बी होता है वो हमेशा हैप्लॉइड होता है। अच्छा बच्चों ये बताओ मेरे को, हैप्लॉइड डिप्लॉइड वाला कॉन्सेप्ट आप लोग समझ पा रहे हो ना? हैप्लॉइड डिप्लॉइड का क्या मतलब है यहाँ पे? यस मैम। हैप्लॉइड का मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, एंड डिप्लॉइड का मतलब डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। एक सेकेंड। तो ये हुआ। अब आपको पता है कि भाई हमारे पास ये डिप्लॉइड है, मेरे को क्या कराना है यहाँ पे? गैमीट्स बनवाना है फीमेल्स के अंदर। तो गैमीट्स बनवाने के हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, माइटोसिस या मियोसिस? माइटोसिस। मियोसिस यूज करेंगे, मियोसिस। गैमीट्स बनवाना है हैप्लॉइड सेल से, सॉरी डिप्लॉइड सेल से। दिस इज अ डिप्लॉइड। डिप्लॉइड से गैमीट्स बनवाने हैं, माइटोसिस यूज करेंगे, मियोसिस यूज करेंगे ना। तो मियोसिस यूज करते हैं तो एक साथ मियोसिस में पहले मियोसिस 1 होता है फिर मियोसिस 2 होता है। एक सेल से कितनी सेल्स बनती हैं? 4 बनती है। चारों बना दी मैंने। यहाँ पे किस प्रोसेस से गैमीट बनेंगे? माइटोसिस। बिकॉज ये ऑलरेडी हैप्लॉइड है, तो यहाँ पे ये बनेंगे। अब क्या होगा हमारे पास, कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। ये मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज कर लेंगे, और फ्यूज करके डिप्लॉइड क्या बना लेंगे? फीमेल हनी भी बना लेंगे। अब ये जो 2 हैप्लॉइड बच गए इनका क्या होगा? ये 2 हैप्लॉइड विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? मेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। पार्थोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के देखो गैमीट डायरेक्टली मेल में कन्वर्ट हो गया है। और हमेशा याद रखना, हनी भी अगर डिप्लॉयड है तो वो फीमेल होगी, हैप्लॉयड है तो वो मेल होगा। अनफर्टिलाइज एग से डायरेक्टली मेल का बन जाना, मेल को यहाँ पे हम क्या मानते हैं? मेल इज नोन एज ड्रॉन। और फीमेल हनी भी 2 टाइप की होती है यहाँ पे। एक तो होती है वर्कर बीज जो सिर्फ काम करती है, जो कभी गैमेट्स नहीं बनाती। एक होती है क्वीन जिनका काम होता है गैमेट्स बनाना और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना। एक फीमेल वर्कर बी जिनका काम सिर्फ और सिर्फ काम करना होता है, और फीमेल हनी बी का काम है सिर्फ रिप्रोडक्शन करके नई नई हनी बीज बनाना। क्लियर?
Yes, ma'am. आंचल कोई डाउट? आंचल No, सार्थक? ma'am. हाँ, क्वीन जो होती है रॉयल हनी भी खाती है, ये द रॉयल जेली खाती है, रॉयल हनी बोल देते हैं उसको। राइट। मुस्कान एक बार ये रिपीट कर दो बेटा। दिस में क्या है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। अब तक हम सेक्स डिटर्मिनेशन देख रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ गैमीट्स, जो मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था कि गैमीट्स के बेसिस पे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, इसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स किस किस टाइप के। लेकिन हनी भी एक ऐसी ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बेसिस पे होगा, कि अगर कोई बॉडी डिप्लॉइड होगी तो वो फीमेल होगी, कोई बॉडी हैप्लॉइड है हनी बी की वो मेल होगी। तो यहाँ पे मैंने वो समझा है कि मेल हैप्लॉइड कैसे बनता है, बिकॉज अब तक हमें पता था कोई भी नया ऑफस्प्रिंग बनता है दो गैमीट्स के फ्यूजन से बनता है, और दो गैमीट्स फ्यूज करेंगे तो ऑब्वियसली वो डिप्लॉइड ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि जो मेल होता है ना वो अनफर्टिलाइज एग, 4 एग बनाए फीमेल हनी बी ने, 4 में से 2 एग से तो फर्टिलाइजेशन कर लिया, और 2 जो बचे वो डायरेक्टली मेल में कन्वर्ट हो गए, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है कि डायरेक्टली एग एक ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है बिना फर्टिलाइजेशन करे। जैसे वो पढ़ते हैं ना हम, बनाना पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। Yes. Yes, ma'am. ठीक है, ये आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, डोसेज कंपनसेशन। डोसेज कंपनसेशन में क्या होता है, सिंपली समझना है यहाँ पे, फीमेल्स के अंदर बार बॉडी का फॉर्मेशन होता है। डोसेज कंपनसेशन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ Bar body. बार बॉडी, और यही बार बॉडी की हेल्प से क्या डिटेक्ट किया जाता है, टू डिटेक्ट Female. सेक्स ऑफ फीटस। फीटस का सेक्स डिटरमाइन किया जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज एमनियोसेंटेसिस। Yes, ma'am. दिस इज नोन एज एमनियोसेंटेसिस। अब क्वेश्चन ये आता है बार बॉडी बनती कैसी है। ये बार बॉडी ऐसे बनती है, लेट्स सपोज कोई भी एक फीमेल ले लिया हमने, फीमेल के अंदर उसके गैमीट्स के अंदर क्या कंपोजिशन रहती है, 22 प्लस XX होंगे ना। Yes. Yes, बताओ, ma'am. 22 प्लस XX होगा। तो Yes, यहाँ ma'am. पे क्या होता है, दोनों एक्स क्रोमोसोम में से कोई भी एक एक्स क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इज द कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। आगे चैप्टर में समझ में Yes. आएगा अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है। तो हमारे पास जो ये एक्स है, ये एक्स क्या करता है, अपना हेट्रोक्रोमेटिनाइजेशन करा देता है। हेट्रोक्रोमेटिनाइजेशन का मतलब डीएनए पैक होके क्रोमोसोम बनवाता है। अगर डीएनए बहुत ज्यादा टाइटली पैक हम करा दे, हेट्रोक्रोमेटिन का मतलब होता है टाइटली पैकेजिंग करा दे। टाइटली पैक्ड क्रोमोसोम है ये हमारा। तो ये क्या हो जाता है, जब बहुत टाइटली पैक हो जाता है क्रोमोसोम हो जाता है इनएक्टिव, क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाएगा। और फिर जब हम इसके फीमेल गैमीट्स के ऊपर कोई भी स्टेनिंग करेंगे तो डार्कली स्टेन हमें दिखाई देगा, और इसीलिए ये एक्स क्रोमोसोम जो होता है ना बार बॉडी के जैसे दिखाई देता है। कैसी शेप इसकी दिखाई देती है, ड्रम स्टिक शेप। ड्रम स्टिक शेप के। अब सपोज करते हैं कि कोई भी फीटस है, हम फीटस एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस में क्या किया जाता है, एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ एनी इंजेक्शन और सेरिंग। फिर उस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर उसको स्टेन करके देखा जाता है माइक्रोस्कोप में कि उसके अंदर कोई ड्रम स्टिक लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है या नहीं दिख रही है। अब आप खुद बताओ, अगर ड्रम स्टिक लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी तो फीटस मेल होगा या फीमेल होगा, Female. फीमेल होगा। और अगर कोई ड्रम स्टिक शेप नहीं दिखाई दे रही है तो क्या होगा, Male. मेल होगा। तो एमनियोसेंटेसिस जो टेस्ट है इसका बेसिस क्या हो गया, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ड्रम बार बॉडी। ये क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आता है कि एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस में क्या चेक किया जाता है, बार बॉडी। बार बॉडी बनती कैसे, ऐसे बनती है। अब एक क्वेश्चन, लेट्स सपोज कोई भी फीमेल है, एक फीमेल का जो कंपोजिशन है वो ये है,
हाउ मेनी बार बॉडीज विल फॉर्म, कितनी बार बॉडीज इसके अंदर बनेंगी? सब मेरे को आंसर बताएंगे। 4. Ma'am, 2, ma'am. three. 3. अंजलि, अंजलि शुक्ला, अंजलि तावर, अनुष्का, भाई जिसका नाम ले लो एटलीस्ट यस मैम तो बोलो। Yes, ma'am. अनीशा, कशिश, खुशबू, खुशी, किरण, लवली, माधुरी, मानसवी, नांदनी। देखो यहाँ पे दो हमारे पास एक्स क्रोमोसोम थे, दो में से एक मैंने बार बॉडी में कन्वर्ट कर दिया। हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है बार बॉडी बनवाते टाइम, जितने भी फीमेल्स के अंदर एक्स क्रोमोसोम है, अब हमें जब यहाँ ये रिप्रोडक्शन होगा, जब गैमीट्स का फ्यूजन होगा, एक ही एक्स क्रोमोसोम चाहिए होता है ना फीमेल से, तो ये एक्स क्रोमोसोम मेल के एक्स से कंबाइन हो गया तो फीमेल बन जाएगी, यही एक्स क्रोमोसोम मेल के वाई से कंबाइन हो गया तो मेल बन जाएगा। क्या चाहिए? सिर्फ ये एक्स क्रोमोसोम एक चाहिए, तो मेरे को भी यहाँ पे मैं एक एक्स क्रोमोसोम छोड़ूंगी, बाकी सबको किसमें कन्वर्ट करा दूंगी? बार बॉडी में. बार बॉडी में। तो हमेशा ये ध्यान रखना है जितने भी एक्स क्रोमोसोम दिए हुए हैं उन सारे एक्स क्रोमोसोम्स में से एक एक्स क्रोमोसोम को छोड़ के बाकी सब बार बॉडी बनवा दो। ये साधिका। मैम, ये जो हेट्रोक्रोमेटाइजेशन है ये हम करवाते हैं या फिर अपना आप हो जाता है? नेचुरली होता है, नेचुरली, और सिर्फ सोमेटिक सेल्स के अंदर ये पाया जाता है, सिर्फ सोमेटिक सेल्स के अंदर। मतलब हम सेक्स क्रोमोसोम होकर ऑटोसोम्स में कैसे? दोबारा बोलो क्या क्वेश्चन है? जैसे आपने बताया ना कि सोमेटिक सेल्स के अंदर ये पाया जाता है, तो ये तो सेक्स क्रोमोसोम है। हाँ तो क्या सेक्स क्रोमोसोम उसके अंदर नहीं पाए जाते सोमेटिक सेल्स में? पाए जाते देखो हैं। जितनी भी सोमेटिक सेल्स है हमारी, सोमेटिक सेल्स के अंदर भी डीएनए होता है, सेल्स है, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस से डीएनए होगा, डीएनए होगा तो उनके अंदर क्रोमोसोम्स भी पाए जाएंगे, और क्रोमोसोम्स भी कितने होंगे टोटल? 46 क्रोमोसोम होंगे सबके अंदर, सोमेटिक सेल्स है बिकॉज 46 क्रोमोसोम होंगे। जब उन सोमेटिक सेल से गेमीट्स बनवाने हैं, गेमीट्स बनवाते टाइम ये हेट्रोक्रोमेटाइजेशन नहीं रहेगा। हेट्रोक्रोमेटाइजेशन कब रहेगा? जब गेमीट्स का फ्यूजन होगा, उस टाइम पे जब एक oocyte निकल के रिलीज होता है, उस oocyte के अंदर रहेगा ये। oocytes बन रहे हैं, सबके सब नॉर्मल बन रहे हैं, लेकिन जब एक ओव्यूलेशन प्रोसेस होता है, ओव्यूलेशन प्रोसेस के टाइम पे ही हेट्रोक्रोमेटाइजेशन हो जाता है, जिससे ताकि हम हमारी बॉडी की क्रोमोसोम आगे जा सके। देखो सोमेटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स है वो सारी सोमेटिक सेल्स है, जितनी डिप्लॉइड सेल्स है ऐसे समझ लो सारी सोमेटिक सेल्स, और जर्म सेल्स हमारी हैप्लॉइड सेल्स होती है, एक्सेप्ट गैमीट, जितनी भी पूरी बॉडी के अंदर सेल्स है ऑल आर सोमेटिक सेल्स। मतलब मैम जब ओवुलेशन होता है उसके तुरंत बाद ही ये हो जाता है हाँ, हेट्रोक्रोमेटाइजेशन। उसके तुरंत बाद ही हेट्रोक्रोमेटाइजेशन हो जाता है, बिकॉज ओवा निकल के कहाँ चला जाता है? फेलोपियन ट्यूब में। अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा आप लोगों ने, ओव्यूलेशन के बाद निकल के फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है, उस टाइम पे उसके अंदर हेट्रोक्रोमेटाइजेशन हो जाता है। हेट्रोक्रोमेटाइजेशन हो जाएगा, उसके अंदर सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम रहेगा, वही स्पर्म के पास जो भी एक क्रोमोसोम होगा उसके साथ बाइंड कर जाएगा, और ये बार बॉडी उस बेबी के सारे सोमेटिक सेल्स के अंदर पाई जाएगी। इसीलिए तो एमनियोसेंटेसिस में क्या करते हैं? एमनियोसेंटेसिस में बॉडी का फ्लूइड फीटस के आसपास जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो लेते हैं। अब आप खुद सोचो, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जर्म सेल्स थोड़ी ना पाए जाएंगे, गैमीट सेल्स थोड़ी ना पाए जाएंगे, बेबी की सेल्स लेते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, जब एमनियोटिक फ्लूइड को सक किया जाता है उस टाइम पे उसकी फीटस की कुछ स्किन की सेल्स भी आ जाती है निकल के, उन स्किन सेल्स आर सोमेटिक सेल्स। यस कनिका। मैम ये प्रोसेस कब होता है? बेटा ये प्रोसेस ना फीमेल्स के अंदर जनरली रिप्रोडक्शन के टाइम पे होता है, रिप्रोडक्शन के टाइम पे होता है, ओव्यूलेशन जब चल रहा होता है ना, ओव्यूलेशन में एक एक एग, बिकॉज एक जो एग रिलीज होता है एवरी 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस एग के अंदर 22 + XX ही तो कंपोजिशन होती है, तो उन दोनों एक्स में से एक एक्स क्रोमोसोम
हेट्रोक्रोमेटिन की फॉर्म में नहीं आएगा, मतलब होता है। करो, बहुत ज्यादा डिटेल में चले जाओगे, इतना ज्यादा डिटेल नहीं जाना, इतना ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आएगा। सिर्फ एक छोटू सा क्वेश्चन, एमनियोसेंटेसिस का मेन बेसिस क्या होता है, वो होता है बार बॉडी, इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया। ये थोड़ा थोड़ा इस चैप्टर से रिलेट इसलिए करता है बिकॉज इस चैप्टर में एक क्रोमोसोम से रिलेटेड है, नहीं तो हम लोग डायरेक्टली ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बार बॉडी समझते हैं, कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है वो नहीं हम पढ़ते। मैम ये बात समझ नहीं आया कि सोमेटिक में कैसे गया, बेटा सारी सोमेटिक सेल्स के अंदर होता है, सब सोमेटिक सेल्स के अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, क्या सोमेटिक सेल्स के अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होंगे? सोमेटिक होंगे सेल, 46 सारी क्रोमोसोम। सोमेटिक सेल्स के अंदर भी 2.2 मीटर का डीएनए है, वो 2.2 मीटर के डीएनए से ही तो 46 क्रोमोसोम्स बनते हैं। आप सोचते हो कि सिर्फ जर्म सेल्स के पास सेक्स क्रोमोसोम्स होता है? यस नहीं, जर्म सेल्स के पास सिर्फ इतना डिफरेंस होता है जर्म सेल और सोमेटिक सेल में कि भाई जो जर्म सेल है उनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगी, सेक्स क्रोमोसोम दोनों में होता है। जन के बाद 3 टाइम्स हो जाएगा ना। सोमैटिक सेल और जर्म सेल। तनिका वॉइस है, हाँ सुल्ताना आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, अगर हम इस एक्स क्रोमोसोम को नहीं हटाएंगे तो फिर एक्स क्रोमोसोम हमारा वो 3 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे ना एक साथ, एक मेल का और 2 फीमेल के। मैम एमिनो सिंथेसिस को इलीगल क्यों मानते हैं फिर? किया जाता है वो सेक्स डिटरमाइन करके, फीमेल फिटिसाइड के केसेस बढ़ गए थे इससे, जबकि एमनियोसेंटेसिस जो किया जाता है वो किया जाता है क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम डिसऑर्डर पता करने के लिए, कोई कि क्रोमोसोम्स के अंदर डिसऑर्डर तो नहीं है, क्रोमोसोम्स का नंबर एग्जैक्ट है या नहीं है जितना होना चाहिए। लेकिन इसका यही तो जो मैंने बताया, टू डिटेक्ट द सेक्स ऑफ कंप्यूटर्स, दिस इज द इलीगल। क्या? ओके मैम। मैम जो Yes. ये एमिनो सिंथेसिस करते हैं मैम, तो मैम जैसे हमें पता चला चेक कर एमिनो सिंथेसिस करते टाइम की कोई डिसऑर्डर है बच्चे में, तो फिर मैम वो बाद में ठीक हो जाता है, तो मैम ये क्या सही है? और नहीं जो ऐसा हमें नहीं होता, क्रोमोसोम डिसऑर्डर ठीक थोड़ी ना हो जाएगा बाद में, अगर हमें पता चल जाता है तब उस फीमेल जो फीटस है उस फीटस को वहीं पे किल करा दिया जाता है, ऐसे कर सकते हैं उस केस में। ओके मैम। लेकिन जनरली इसका जो साइड जो इसका इलीगल वे है यूज करने का वो ये है कि फीमेल पता चल जाता है कि फीमेल बेबी है तो उसको वहीं पे फीमेल फेटिसाइड कर देता है, फीमेल्स को किल कर देता है, जिसकी वजह से फीमेल्स का जो सेक्स रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ये होता है ना। मैम इससे अभी इंडिया में बैन हो गई है। इंडिया में बैन है ये, आगे समझ में। यस मैम। मैम अगर चलो बेबी के इतना हमें अंदर समझ में आ पहले से कुछ गया। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होंगे तो मदर को पहले पता लग जाएगा, मतलब कुछ ऐसे होता है? नहीं नहीं, मदर नहीं पता चलेगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनके साइड इफेक्ट्स बहुत लेट आता है, जब बेबी हो जाएगा तब उसके साइड इफेक्ट्स आने शुरू होता है। पढ़ेंगे हम सारे डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, आप लोग टेंशन मत लो, सारे चलो डिसऑर्डर्स ही पढ़ाती हूँ आज आप लोगों को भी। डिसऑर्डर बचा है हमारा यहाँ पे, पेडिग्री एनालिसिस बचा है, थोड़ा सा म्यूटेशंस के बारे में। म्यूटेशंस वैसे हम लोग इवोल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ लेते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स पे आ जाओ। देखो जेनेटिक डिसऑर्डर 2 टाइप के होते हैं, आज या कल में इस चैप्टर को फिनिश करना है हमें। जेनेटिक डिसऑर्डर 2 टाइप के, एक वो डिसऑर्डर जो आपके क्रोमोसोम्स के अंदर होंगे, तो वी विल कॉल देम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। एक वो डिसऑर्डर जो आपके जीन्स के अंदर होंगे, मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब आप खुद बताओ एमनियोसेंटेसिस में मैं कौन सा डिसऑर्डर पता कर सकती हूँ यहाँ से? क्रोमोसोमल। क्रोमोसोम के अंदर भी जीन के अंदर कोई डिसऑर्डर है या नहीं है वो तो नहीं पता कर सकती ना। नो मैम। क्रोमोसोम्स के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंदर होता क्या है, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर या नंबर ऑफ क्रोमोसोम अफेक्ट होता है। यस मैम, ट्राइसोमी स्ट्रक्चर या फिर
and number of chromosome और मेंडेलियन डिसऑर्डर में जीन अफेक्ट होता है। इजीली डिटेक्टेबल फिर कौन सा हुआ? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल वेरी गुड। डिटेक्टेड बाय कैरियोटाइपिंग से हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। कैरियोटाइपिंग का मतलब होता है क्रोमोसोम्स के पैटर्न को देखना माइक्रोस्कोप के अंदर, और यहाँ पे नो कैरियोटाइपिंग। क्लियर? आया समझ में? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर 3 टाइप के होते हैं, KTD। के का मतलब क्लाइनफिल्टर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। और ये याद रखना, इससे एक क्वेश्चन गारंटेड आएगा, कुछ भी आ जाए, किसी से भी आ जाए, बट एक क्वेश्चन 101% मिलेगा। तो इस वाले पार्ट को तो इग्नोर करना ही करना नहीं है। डाउन सिंड्रोम आ जाओ, अब सबसे पहले बढ़ाते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, एक होता है ऑटोसोमल रिसेसिव X-linked recessive X-linked dominant और इसका मतलब क्या हुआ? इन चारों टर्म्स को देखो। ऑटोसोमल का मतलब ये हुआ ना कि आपके कहीं ना कहीं जो ऑटोसोम्स हैं उनके अंदर कोई डिसऑर्डर होगा, यस मैम। है ना। और एक्स लिंक का मतलब क्या है? 6 क्रोमोसोम्स के अंदर होगा कुछ ना कुछ, है ना। तो अगर ये मेरा कैसा डिसऑर्डर है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में ऑटोसोमल के अंदर क्या होगा? ऑटोसोम्स में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाएगा, ऑटोसोम्स वाले क्रोमोसोम्स में। एक्स लिंक में क्या होगा? एक्स लिंक में अगर ऑटोसोमल है तो ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन है वो अफेक्ट हो जाएगा, या फिर एक्स लिंक सेक्स क्रोमोसोम्स वाले जीन के जीन्स में डिफेक्ट आएगा। एक्स लिंक सेक्स लिंक डिसीज है, सेक्स क्रोमोसोम्स के केस में होगी, समझ रहे हो थोड़ा थोड़ा। एक्स लिंक रिसेसिव मतलब ये वो डिसीज है जिसका जीन किसके ऊपर प्रेजेंट होगा? एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर। या तो जीन में डिफेक्ट आ जाएगा तो मेंडेलियन डिसऑर्डर बन जाएगा, और अगर 6 क्रोमोसोम्स का काउंट कम हो जाएगा, मतलब 2 XX होने चाहिए फीमेल के अंदर, 3 XX आ जाए, तो क्या बन जाएगी? एक्स लिंक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बन जाएगी, है क्या बन जाएगी? एक्स लिंक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बन जाएगी ना। यस और अगर मैम। ये हो जाए, क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स होता है 44, ऑटोसोम्स हो जाए 45, उसको क्या बोलेंगे? ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ऑटोसोमल क्रोमोसोमल, है समझ में? क्रोमोसोम, ये याद रखना, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होता है? क्रोमोसोम्स का नंबर या स्ट्रक्चर चेंज होती है। मेंडेलियन में जीन्स अफेक्ट होता है। अब हमें देखना है ऑटोसोम और 6 क्रोमोसोम सबको क्लियर है ना। 44 क्रोमोसोम 44 प्लस XY या XX, अगर उन XX XY क्रोमोसोम में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, दिस डिसीज इज एक्स लिंक। और अगर उन 44 में कुछ चेंज आ रहा है, दिस डिसीज इज ऑटोसोमल। और रिसेसिव और डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? रिसेसिव ऐसी डिसीज है जो सिर्फ और सिर्फ कब शो होगी? जब दोनों के दोनों एक पेयर में रहते हैं हमेशा क्रोमोसोम्स, यस दोनों के दोनों, मतलब दोनों के दोनों एलील्स में कुछ ना कुछ डिफेक्ट होगा। और डोमिनेंट में ये होगा कि एक में भी होके रह सकता है। उसका एग्जांपल से समझाती हूँ अभी समझ में आ जाएगा। जिसको नहीं समझ में आया, पहला डिसऑर्डर है मेरे पास, जैसे सपोज कलर ब्लाइंडनेस। ईशा म्यूट कर लो। ब्लाइंडनेस के अंदर क्या होता है? अब देखो,
कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स लिंक रिसेसिव डिसीज है। पहला चीज, कोई भी डिसऑर्डर पढ़ोगे तो ये याद रखना किस टाइप का डिसऑर्डर है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। आरिफ एनसीईआरटी की सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी, इसकी टेंशन मत लो। एनसीईआरटी के लिए अलग से पूरा एक सेशन रखूंगी मैं, जिसमें एक एक डायग्राम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैम एक्स लिंक रिसेसिव, हाँ जी। ओके मैम। मैम एक क्वेश्चन मैम हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम एक क्वेश्चन मैम, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिसऑर्डर एंड डिजीज? डिसऑर्डर के अंदर बहुत सारे, डिसीज के अंदर क्या होता है, डिसीज के अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्गन, एक पर्टिकुलर टाइप का फंक्शनिंग अफेक्ट होता है। डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है, हमारे नंबर, जैसे सिंड्रोम होता है ना, सिंड्रोम इज द ग्रुप ऑफ डिसीज, यस मैम। ऐसे डिसऑर्डर होता है। डिसऑर्डर के अंदर बहुत सारी हमारी बॉडी फंक्शनिंग्स के अंदर डिसफंक्शनिंग आनी शुरू हो जाती है, ओके मैम। ये डिसऑर्डर होता है। डिसीज एक पर्टिकुलर टाइप का होता है, मतलब एक Okay. पर्टिकुलर फंक्शन में, एक पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर अफेक्ट हुआ और उस ऑर्गन से ही लिंक हमारे सारे सिम्टम्स आएंगे। लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं, बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स अफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और डिसऑर्डर में जनरली हमारा फिजिकल अपीयरेंस चेंज होता है, मैक्सिमम फिजिकल अपीयरेंस चेंज मिलेगा आपको हर डिसऑर्डर्स में, जिसको हम बाहर से देख के भी पता लगा सकते हैं ये डिसऑर्डर है। जैसे किसी को चलने का डिसऑर्डर है, किसी के हैंड्स जो है वो टेढ़े हैं, किसी का आईज डिसऑर्डर है, इस टाइप का। ओके मैम। तो कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम जैसे कि कितनी बार ऐसा होता है कि जो गोल राउंड शोल्डर्स होते हैं मैम, ये भी डिसऑर्डर में आता है ना? ये और भी पैर- डिसऑर्डर, मैम एग्जैक्टली, पैरों दिस का इज ऑल्सो, टकराना, घुटनों का टकराना वगैरह, ये सब मतलब जो भी है डिसऑर्डर्स ही है ना? ये सब डिसऑर्डर्स है। मतलब हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग जो होती है बॉडी की, उसके अलावा उसके अंदर कुछ भी चेंजेस आ जाना, और जिसको हम बाहर से देख के बता सकते हैं। मैम अगर ये मतलब कि पैदाइशी हो, मतलब बाय बर्थ ही हो तो? बाय बर्थ ही होता है ऑलमोस्ट डिसऑर्डर्स, क्योंकि डिसऑर्डर्स जनरली क्रोमोसोम्स के अंदर होता है हमारे, मोस्टली बाय बर्थ होता है। चलो, कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है अफेक्ट, पहली चीज ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, और ये किस टाइप की डिसीज है, दिस इज अ मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर जीन अफेक्ट हुआ होगा या नहीं, यस मैम। समझना। Yes, तो इसके ma'am. अंदर क्या हुआ है, लेट्स सपोज मेरे पास एक मेल है, एक फीमेल है, एक्स लिंक डिसीज है, तो इसका मतलब 6 क्रोमोसोम्स अफेक्ट हुए होंगे। एक्स लिंक डिसीज है, 6 क्रोमोसोम। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो कौन सेल्स आपने पढ़ा है क्या होती है, रॉड सेल्स, कौन सेल्स। कौन सेल्स क्या करती है, हमें कलर डिस्टिंग्विश कराने में हेल्प करती है या नहीं, आईज कलर डिस्टिंग्विशन में, ब्राइट लाइट में वर्क करती है। तो कौन सेल्स का जो जीन होता है वो हमारे एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। कौन सेल्स का जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। मेल के अंदर सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। क्या हुआ, ये जो मेल है, इस मेल का ये एक्स क्रोमोसोम डिफेक्ट हो गया, इसके अंदर जो कौन सेल्स वाला जीन है वो डिफेक्टेड हो गया, तो इसको मैं एक्स लिख दूं, कलर ब्लाइंडनेस वाला है इसके पास। और फीमेल के अंदर भी हो गया। अब फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, ध्यान से समझना इस वाली चीज को। फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम है, 2 में से एक एक्स क्रोमोसोम अफेक्ट हो गया, दूसरे वाला नॉर्मल है। तो क्या ये फीमेल कलर ब्लाइंड होगी, नो मैम। नहीं होगी, है ना। तो अगर हम फीमेल को कलर ब्लाइंड बनाना चाहते हैं, अगर फीमेल को कलर ब्लाइंड बनाना चाहते हैं, तो ये कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, रिसेसिव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तभी फीमेल होगी। यस और मेल के अंदर भी देखो, मेल के अंदर से एक ही क्रोमोसोम है एक्स, वो भी रिसेसिव हो गया, उसको छिपाने वाला कोई डोमिनेंट नहीं है, कोई डोमिनेंट। इसीलिए हमने इस डिसीज को एक्स लिंक्ड रिसेसिव बोला, क्योंकि ये अपने आप को शो सिर्फ तभी करेगी जब रिसेसिव वाली कंडीशन आएगी। आ रहा है ना सबको समझ में, सुमित, यस मैम। गुंजन, तिशा। यस मैम। चलो,
अब इनका क्रॉस कराया, अब हमें ये चेक करना है कि भाई हमारा जो मेल है वो तो कलर ब्लाइंड होगा, बिकॉज इसके पास तो कोई और एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं है ना इसके पास। तो मेल यहाँ पे क्या है, कलर ब्लाइंड है। फीमेल यहाँ पे क्या है, कैरियर है। क्रॉस कराओ इनके बीच में। कितने मेल्स और फीमेल्स अफेक्टेड और नॉन अफेक्टेड, ये क्या बनी, अफेक्टेड फीमेल अफेक्टेड बनी ना, यस मैम। बिकॉज एक्सी है, और ये कैरियर। कैरियर, और ये मेल, अफेक्टेड। और ये मेल। नॉर्मल। तो अगर आपसे, ध्यान से समझना, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एक कलर ब्लाइंड मेल मैरीज टू अ फीमेल हु इज अ कैरियर, तो उनके जो चिल्ड्रंस होंगे, उनके अफेक्टेड चिल्ड्रंस होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, अफेक्टेड चिल्ड्रन। तो कितने अफेक्टेड हो रहे हैं, 1 और 2, तो 4 50%। ये तो है इनकी चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी। लेट सपोज आपसे पूछ ले कितने बॉयज अफेक्टेड होंगे, टोटल कितने बॉयज बन रहे हैं, 50%। 2 बॉयज बन रहे हैं, 2 में से 1 अफेक्ट हो रहा है, कितनी, 50%। इफ फीमेल्स का पूछ ले, वो भी सेम आएगा 50%। मैम 50%। आगे समझ में, कलर ब्लाइंड मेल और कलर ब्लाइंड फीमेल अगर पूछ ले, दिस इज द केस ऑफ कलर ब्लाइंड। ये याद रखना है, कलर ब्लाइंड के अंदर क्या होता है, रेड और ग्रीन कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, रेड और ग्रीन कलर में डिस्टिंग्विशन नहीं हो पाता है, एंड दिस कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज डाइक्रोमेशिया। फीमेल्स के अंदर रेयर होगी या नहीं होगी ये, क्योंकि फीमेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ तभी होगी जब फीमेल होमोजाइगस कंडीशन में होगी, और फीमेल के अंदर हमेशा कब होगी, फीमेल के अंदर तब होगी जब मेल या फादर कलर ब्लाइंड हो, फीमेल एटलीस्ट कैरियर होनी चाहिए। अगर सपोज यहाँ पे फीमेल नॉर्मल होती तो क्या कोई भी फीमेल अफेक्टेड होती, नो मैम। नहीं होती ना। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि अगर हम चाहते हैं कि जो फीमेल है वो कोई भी कैरियर ना बने, मतलब सॉरी अफेक्टेड ना बने, तो मेल और फीमेल का कैसा होना चाहिए, मेल कलर ब्लाइंड होना चाहिए और फीमेल नॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन आओ, ये इसको लिखना चाहोगे, ये लिख लो जल्दी से। मैम हो गया। हो गया ना सबका, साथ साथ लिख लिया होगा। तनिषा Yes, शर्मा, That तनिषा, तनुश्री, यस मैम। यस समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। यस मैम। और आज से आप लोगों का एमसीसी की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो रहा है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है काउंसलिंग में, मैम ये क्या है? नीट का काउंसलिंग अभी तो आई गेस स्टार्ट नहीं हुआ होगा ना। मैम ये अवंती में हो रहा है। अरे नीट का एग्जाम नहीं दिया था क्या 23 का आपने, नो मैम। क्या तो था। तो नीट में जब सीट अलॉटमेंट होता है बेटा, नीट एग्जाम देने के बाद काउंसलिंग करानी पड़ती है तभी तो सीट मिलती है। मैम जो बच्चे 2023 में नीट का एग्जाम नहीं दिए तो वो लोग काउंसलिंग में मतलब शामिल नहीं हो सकते। नहीं भाई, वो कैसे काउंसलिंग, अवंती थोड़ी ना करा रहा है ये, मैम ड्रॉपर्स भी लेंगे क्या मैम काउंसलिंग में? ड्रॉपर्स भी लेंगे, आपका चॉइस है वो, योर चॉइस। तो मैम वेबसाइट में जाना पड़ेगा उसकी। आपने नीट एग्जाम दिया था, यस मैम दिया तो था। मार्क्स थे, ज्यादा नहीं थे, 471 थे। कैटेगरी क्या है, ओबीसी। 471। ड्रॉप लेना चाहते हैं, इस बार एडमिशन लेना चाहते हो, ड्रॉप ही ले लिया अभी तो। ले लिया तो बस फिर ड्रॉप नहीं रहो। बट मैम वैसे चेक करना हो तो कैसे करना होगा?
एमसीसी की वेबसाइट पे मैं आप लोगों को डिटेल शेयर कर दूंगी। इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगी, जो करना चाहेगा वो कर सकता है। ओके मैम, कब डालोगे वीडियो? वीडियो आज आफ्टरनून तक आ जाएगी। ओके मैम। मैम हाँ, यहाँ पे रेड से ग्रीन दिखने लग जाता है डाइक्रोमेशिया में। रेड और ग्रीन के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं होता। अगर कहीं पर रेड और कलर एक जगह पास पास है ना, तो रेड ग्रीन भी दिखाई दे जाता है और ग्रीन रेड भी दिखाई दे जाता है। ऐसे होता है, मतलब मिक्सअप दिखाई देते हैं वो जनरली, अगर पास पास देखे तो उनको। मैम 300 ओबीसी वाले मतलब काउंसलिंग बेनिफिटेड है? 300 अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। अब मस्त आप लोग पढ़ाई करो और नेक्स्ट ईयर अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आना सबके सब। क्वालिटेटिव गलत स्पेलिंग हो गया। क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। क्वालिटेटिव किस टाइप का डिसऑर्डर है ये? क्वालिटी। ब्लड डिसऑर्डर। होता क्या है इस डिसीज के अंदर? मैम ब्लड क्लॉटिंग ब्लड भी की हो पाती क्वालिटी है। खराब हो जाती है। ब्लड क्लॉटिंग अफेक्टेड मतलब आपकी बॉडी में पता है कहीं पे भी छोटा सा भी कट भी लग गया ना, वहां पे इतनी एक्सेसिव इंटेंस ब्लीडिंग होगी, क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर ही नहीं है आपकी बॉडी के अंदर, फाइब्रिनोजन वगैरह, ब्लड क्लोट नहीं होगा। ये भी किस टाइप की डिसीज है? दिस इज ऑल्सो अ मेंडेलियन डिसीज। डिसीज। मेंडेलियन में भी एक्स लिंक। एक्स लिंक भी है मैम। रेसिसिव। और ये डिसीज में जनरली क्या होता है देखो, केस ले लेते हैं इसका। मेल है, फीमेल है, एक्स के ऊपर है तो ऑब्वियसली रिसेसिव है। फीमेल तो सिर्फ तभी अफेक्टेड होगी जब होमोजाइगस होगी। यस। यस मैम। क्रॉस कराना और बताना सेम ही प्रोबेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी। यहाँ पे भी यस। 50% आएंगे ना अफेक्टेड। यस मैम। बस सिंपल सा केस है भी। लिखो इसको जल्दी। और होता क्या है इसमें, ब्लड क्लोटिंग इफेक्ट हो जाते हैं जो हमारी बॉडी में फैक्टर्स होते हैं ब्लड क्लोटिंग के। फैक्टर 8 एंड 9 फैक्टर वो डिलीट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती है। फैक्टर 8 डिलीट होगा तो हीमोफीलिया ए हो जाएगा। फैक्टर 9 डिलीट होगा तो हीमोफीलिया बी हो जाएगा। होता दोनों में सेम ही है कि क्लोटिंग नहीं हो पाएगी। तो ये हमारे पास दो डिसीज हैं। यस गुंजन। मैम इसको रॉयल डिजीज बोला जाता है ना? हाँ, इसको रॉयल डिसीज बोला जाता है। एलिजाबेथ को सबसे पहले उनकी फैमिली में फैली थी। अब यस मैम। एक्स लिंक रिसेसिव सिर्फ दो डिसीज है हमारे पास, क्लर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिर्फ ये दो ही पढ़नी है एक्स लिंक में। अब जो आगे पढ़ाऊंगी वो पढ़ाऊंगी ऑटोसोमल रिसेसिव। सिकल सेल। कल सेल एनीमिया। मैम कल की रिकॉर्डेड क्लास आपने डाली थी? हाँ मैंने डाल रखी है उसी शीट में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अच्छा। क्योंकि ना पता है उसको यूट्यूब पे कन्वर्ट करने में थोड़ा टाइम लेते हैं वो लोग। मैंने मैम तब वो तक ड्राइव का मैम लिंक भी दे दिया था। क्या संध्या? मैम यूट्यूब पे नहीं मिल रही थी बिल्कुल भी। और मतलब कि मैंने कल भी ढूंढी थी तो नहीं मिल रही थी, लेकिन जो आप लिंक उस पे मैंने। शीट पे देखा करो, शीट पे मिल जाती है। मैम आपने टेलीग्राम पे भी लिंक शेयर किया था क्या? हाँ मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, टेलीग्राम पे भी किया था, यहाँ पे भी किया था। ठीक है। हो गया।
Because it affects 6 chromosome. मैम why it is known as X लिंक? बेटा X लिंक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 6 क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट कोई जीन में डिफेक्ट आ रहा है. अगर ऑटोसोम के ऊपर प्रेजेंट कोई जीन में डिफेक्ट आता है तो उसको ऑटोसोमल, जैसे सिकल सेल में बोलेंगे अभी. सिकल सेल एनीमिया इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव. ऑटोसोमल रिसेसिव है क्योंकि इसके अंदर ऑटोसोम्स का जो नंबर होता है, मतलब नंबर नहीं, ऑटोसोम्स, ऑटोसोम समझते हो ना? ऑटोसोम 44 क्रोमोसोम, 44 प्लस XX मेल, सॉरी फीमेल, 44 प्लस XY मेल. अब तक तो इन XX और XY में डिसऑर्डर आ रहा था, अब इन 44 क्रोमोसोम्स में डिसऑर्डर आ रहा है. 44 में किसी भी एक क्रोमोसोम में. कौन सा क्रोमोसोम होता है? क्रोमोसोम नंबर 11. तो जो क्रोमोसोम नंबर 11 है ना, उस क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर एक जीन प्रेजेंट होता है. इस 11 नंबर के ऊपर एक जीन है, जो जीन आपकी बीटा ग्लोबिन चेन बनाता है, हीमोग्लोबिन की चेन ऑफ हीमोग्लोबिन. अब ये जीन अफेक्ट हो गया तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन बन रही है, याद है ना हीमोग्लोबिन किससे बनता है? 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है उसके अंदर, तो बीटा चेन अफेक्ट हो जाएगी. लेट्स सपोज मेरे पास एक नॉर्मल है और एक मैं आपको दिखा रही हूँ म्यूटेटेड. यहीं से थोड़ा म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आएगा. क्या हुआ कि नॉर्मल इंडिविजुअल जो है उसका पैटर्न है CTC एंड C के अपोजिट G, T के अपोजिट A, C के अपोजिट G. ये पैटर्न है. म्यूटेटेड में क्या हो गया है? म्यूटेटेड में T की जगह, T इज अ नाइट्रोजनस बेस, T की जगह पे क्या हो गया है? A हो गया है. अब C के अपोजिट G रहेगा, A के अपोजिट यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर T आ जाएगा, ये रहेगा. तो ये म्यूटेशन हुआ है यहाँ पे. अब आप खुद बताओ इन दोनों में से क्या बन रहा है? ये मेरे पास क्या है? दिस इज अ DNA, डबल स्ट्रैंडेड है. डबल बॉन्ड बना दो, 3 बॉन्ड बना दो. लो अब बता, अब DNA है ना? यस. है DNA से RNA बनवाता है. बनवाओ जरा RNA. mRNA बनता है ना ट्रांसक्रिप्शन में. क्या बनेगा? सॉरी CUG होगा. नहीं बनेगा ना? अब आप कंफ्यूज हो गए कि मैम ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? क्योंकि ये ऊपर वाला स्ट्रैंड है ना, इसको ट्रांसक्राइब, DNA में हमें पता है DNA इज अ डबल स्ट्रैंडेड, RNA इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड. कनिका फीस भी बता दूंगी, कनिका भी पढ़ लो, बता दूंगी फीस भी. DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है, RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. हमें पता है जब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि डबल स्ट्रैंडेड DNA से मेरे को सिंगल स्ट्रैंडेड बनाना है, तो कभी भी दोनों की दोनों स्ट्रैंड से mRNA कोड नहीं करवाएंगे. दोनों में से सिर्फ एक स्ट्रैंड से RNA कोड करवाता है, एक स्ट्रैंड से. और हमेशा याद रखना टेम्पलेट स्ट्रैंड. हाँ, जो कि हमारी कौन सी स्ट्रैंड होती है? टेम्पलेट स्ट्रैंड. हमेशा टेम्पलेट स्ट्रैंड से ही हम लोग ट्रांसक्राइब कराते हैं. जिस स्ट्रैंड के अंदर चेंजेस आया, T की जगह पे A हो गया, वहां पे CTC से CAC हो गया, उसको ट्रांसक्राइब कराएंगे. क्या बन गया? GAG से GUG बन गया. अब GAG कौन सा अमाइनो एसिड कोड कर रहा था? ग्लूटामिक एसिड. ग्लूटामिक एसिड. ये नॉर्मल केस है कि नॉर्मली में ग्लूटामिक एसिड बनता है कहाँ पे? 6th पोजीशन पे बीटा ग्लोबिन चेन की. बीटा ग्लोबिन चेन की 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड बन रहा था. लेकिन अब GUG हो गया है. अब क्या बन रहा है? लाइन बन रहा है. तो नॉर्मल में ग्लूटामिक एसिड बन रहा था, देखो सिर्फ एक नाइट्रोजनस चेंज की वजह से, T की जगह A होने की वजह से कितना बड़ा चेंज आ गया, जिसकी वजह से आपका जो हीमोग्लोबिन है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि पूरी चेन में चेंज आ गया. एंड RBC की जो शेप है वो कैसी बन जाएगी? सिकल शेप बन जाएगी. RBC की शेप चेंज होते ही ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का अमाउंट, हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय हो गया, RBC की शेप चेंज हो गई, ट्रांसपोर्टेशन अफेक्ट हो गया. दैट्स व्हाई वी आल्सो कॉल इट प्लियोट्रॉपी.
देखो पुनीत एंड नायू दोनों अच्छे से समझो। सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है। ऑटोसोम वाले जो क्रोमोसोम होते हैं उसके ऊपर प्रेजेंट कोई जीन में डिफेक्ट आ जाता है, और उसके ऊपर एक जीन प्रेजेंट था जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन बनवाता था। क्या हुआ? जीन इज ऑल्सो अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए की एक छोटी सी सेगमेंट को ही हम जीन बोलते हैं, डीएनए की छोटी सी सेगमेंट को जीन। उस जीन के अंदर क्या हुआ? एक सीक्वेंस था 6th पोजीशन पे सीटीसी। सीटीसी में टी की जगह पे ए हो गया, म्यूटेशन होके। इस म्यूटेशन को हम सब्स्टिट्यूशन भी बोल देते हैं कि एक नाइट्रोजनस बेस ने दूसरे नाइट्रोजनस बेस ने आके सब्स्टिट्यूट कर दिया उसको। सीटीसी सीएसी, सीटीसी का डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड, सी के अपोजिट जी, टी के अपोजिट ए, सी के अपोजिट जी, दूसरे वाले का भी अपोजिट बना दिया। अब डीएनए से जब हमने एमआरएनए बनवाया, नॉर्मल केस में जीएजी बनता है, म्यूटेटेड केस में क्या बनेगा? जीयूजी। जीएजी ग्लूटामिक एसिड कोड करता है, जीयूजी वेलिन कोड करता है। नॉर्मली बनना चाहिए था ग्लूटामिक एसिड, बन गया क्या? वेलिन। पूरी हीमोग्लोबिन की चेन चेंज हो गई है, नहीं हो जाएगी वहां पे एक अमाइनो एसिड के चेंज होने से, बिकॉज हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन चेन, प्रोटीन की चेन होती है, एंड प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। बहुत सारे अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। आया नायू एंड पुनीत समझ में? यस मैम। यस मैम। चलो, यस मैम। आस्था ने पूछा हुआ है मैम हीमोफिलिक अफेक्टेड पीपल लीव लॉन्ग इनफ। नहीं बेटा, हीमोफिलिक अफेक्टेड पीपल लीव लॉन्ग नहीं रह सकते, बाय चांस उनका एक्सीडेंट हो गया, वही लिखा ना, क्योंकि ब्लड क्लोटिंग ही नहीं होगी अगर कोई ब्लड, हाँ बॉडी के अंदर ना फिर आर्टिफिशियल ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स डाले जाते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया जाता है विद ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स, पीरियडिकली ये कराना पड़ता है। लैग हो रहा है मैम सिकल सेल में मैम? आरबीसी का लाइफ स्पैन भी अफेक्ट होता है ना? क्या क्या दोबारा बोलो? सिकल सेल में आरबीसी का लाइफ स्पैन भी अफेक्ट होता है ना, 120 डेज लाइफ एग्जैक्टली लाइफ स्पेन भी अफेक्ट होता है, सारी फंक्शनिंग अफेक्ट हो जाती है आरबीसी की। मैम डोमिनेंस इज एन ऑटोनोमस फीचर। ऑटोनोमस कैसे बोल सकते हैं डोमिनेंस को? डोमिनेंस और रिसेसिव डिसऑर्डर में डिफरेंस क्या होता है बेटा? डिफरेंस ये होता है कि रिसेसिव वाला सिर्फ और सिर्फ तब शो करेगा आपका जब वो रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट होगा। जैसे फीमेल्स के अंदर एक अफेक्टेड था एक्स क्रोमोसोम, दूसरा अफेक्टेड नहीं था, तो फीमेल अफेक्ट नहीं हुई, क्योंकि वो अफेक्ट तब होगी जब दोनों के दोनों अफेक्टेड होंगे, जीन्स दोनों के दोनों अफेक्टेड होंगे। और डोमिनेंस वाला मेल के अंदर डोमिनेंस दिखता है क्योंकि मेल के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम है और वही डोमिनेट हो जाता है, उसी की वजह से वो मेल जो है वो कलर रिसेसिव वाली कंडीशन जनरली फीमेल्स के अंदर देखे जाते हैं क्योंकि उनके अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम्स होता है, होमोजाइगस कंडीशन है ना वहाँ पे। मैम एक क्वेश्चन। हाँ पूछो इमा। मैम एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन दो हार्मफुल इन इटसेल्फ इज आल्सो पोटेंशियल सेवियर फ्रॉम अ मॉस्किटो बोर्न इन्फेक्शन डिजीज? तो मैम इसका आंसर सिकल सेल एनीमिया कैसे होगा? इसका आंसर सिकल सेल एनीमिया क्यों होगा? बिकॉज हमारा क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर मलेरिया कल पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, मलेरिया के अंदर जो पैथोजन हमारी बॉडी में चला जाता है वो हमारा हीमोग्लोबिन को ही तो अफेक्ट करता है। हीमोग्लोबिन में से ग्लोबिन पार्ट को खा लेता है, हीम पार्ट को नहीं खाता, और यहाँ पे तो हमारा हीमोग्लोबिन ही इफेक्ट हो रहा है, हीमोग्लोबिन ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, जो उनका मेन, बिकॉज वो आरबीसी के अंदर जाएंगे, आरबीसी के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, वहां पे आरबीसी बर्स्ट हो जाती है, यहाँ पे आरबीसी के पास इतनी जगह ही नहीं है भाई, सिकल सेल है वो तो ऑलरेडी, और हीमोग्लोबिन भी बहुत डिस्ट्रॉयड है, होगा नहीं होगा फिर अफेक्ट? यस मैम। और मैम हम इस छोटी सी सेगमेंट को हाँ, एक डीएनए जीन का छोटा सा सेगमेंट जो किसी पर्टिकुलर चीज को कोड करता है उसको हमेशा जीन बोलता है। जैसे कि डीएनए की जिस जगह पे प्रेजेंट होगा वो कैरेक्टर, वो सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस की वजह से मेरी आई कलर कोड होगा, तो मैं वहां पे बोलूंगी कि वो मेरा आई कलर का जीन है। जीन कोई अलग से पार्ट नहीं होता, जीन इज डीएनए, बस वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, इसलिए उसका नाम जीन रख देते हैं। मैम आज भी इवनिंग में 7 PM क्लास होगी बेटा, 7 PM आज थर्सडे, आज नहीं होगी, अगर आप लेना चाहो तो मैं रिवीजन करा रही हूँ बच्चों का, 1 शॉट रिवीजन करा रही हूँ क्योंकि उनका संडे मेजर टेस्ट है,
तो मेजर टेस्ट में मैं उन लोगों को रिवाइज कराऊंगी आज, प्लांट किंगडम रिवाइज कराऊंगी मैं वन शॉट में। आप लोगों को आना होगा, आ सकते हो। लिंक शेयर करूं? मैम वन शॉट में आप पूरा चैप्टर करा दोगे वन रिवाइज शॉट में आज पूरा प्लांट चैप्टर, किंगडम हाँ का? पूरा चैप्टर रिवाइज कराऊंगी मैं। तो मैम प्लीज हम आ लिंक शेयर जाएंगे। कर देना। हाँ मैम कर दीजिए लिंक शेयर। तो फिर दोनों क्लासेस में आ जाना, बिकॉज एक क्लास में मैं प्लांट किंगडम वन शॉट में रिवाइज कराऊंगी और एक क्लास में कराऊंगी, एक क्लास में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मैम एनाटॉमी कितने बजे है क्लास? एक क्लास 7 बजे होगी, एक क्लास 8:30 होगी। 7 से 8, 8:30 से 9:30। मैम एनाटॉमी का भी ओके वन शॉट होगा? हाँ एनाटॉमी का भी वन शॉट है, बिकॉज डिटेल मैंने पढ़ा रखा है उनको, उनका टेस्ट है, तो इसलिए मुझे वन शॉट में उनको रिविजन्स कराने हैं बस। ओके मैम। तो आना चाहोगे, आ जाना, आपका चॉइस है। चलो आगे चलो। फिर आती है नेक्स्ट वन डिसीजेस। अच्छा एक चीज, एक ट्रिक बतानी है मुझे आप लोगों को, सारी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज को याद करने की ट्रिक मैंने लास्ट बैच में भी बताई थी, जितने बच्चों ने पहले मुझसे चैप्टर पढ़ा होगा। क्या थी ट्रिक, राधिका याद है? अलका मेरे को याद है मैम, बताएं। बताओ बताओ बताओ। अलका से फिनाइल पीने से। वेरी गुड वेरी गुड। अल्कासिस सिक था फिनाइल पीने से। अल्का इज एल्केप्टोन्यूरिया। सिस सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिक भाई क्लास में बच्चे बस ये 5-6 ही बच्चे हैं जो बोलते हैं, बाकी लोग क्या सिर्फ शांत शांत बैठ के पढ़ाई करते हैं? एक बार जरा सबके सब बच्चे मेरे को हैंड रेस करके बताना, लेट्स सी कितने बच्चे हैंड रेस करते हैं बोलते ही, तभी पता चलेगा कितने बच्चे एक्टिव हैं। Yes, ma'am. पढ़ते हो ना बैठ के? ऐसे तो नहीं ना कि बस क्लास में आ रहे हो ज्वाइन करके छोड़ दे रहे हो। यस मैम पढ़ रहे हैं। मैम यस मैम। थोड़ा सा अपना इन्वॉल्वमेंट भी दिखा दिया करो। आई मीन लाइब्रेरी में बोल नहीं सकती। वेरी गुड सुप्रिया, ऐसे इन्वायरमेंट में बैठ के पढ़ना चाहिए। कितने बच्चों ने हैंड रेज किया? 40, मतलब अराउंड 50 बच्चे हैं, 52 के आसपास जो पढ़ रहे हैं, और बाकी 15 के अराउंड शांत बैठे हैं। अच्छा हमारे बच्चे कहाँ गए? फर्स्ट क्लास में तो बड़े जोश के साथ 100+ बच्चे आए थे, धीरे धीरे जोश कम होता जा रहा है बच्चों का। चलो आज उनको कॉल लगाएंगे, पूछेंगे उनका जोश अगर खत्म हो गया तो उनको ग्रुप से निकालेंगे। ग्रुप में इतनी सारी, हमने देखा ग्रुप में कितने बच्चे ऐड हैं, 500 तक चले जा रहे हैं शायद। और भाई अब मेरे को समझ नहीं आता भाई, इन लोगों को जो पढ़ना नहीं होता, इन लोग ग्रुप क्यों ज्वाइन करते हैं, क्यों इतनी भीड़ इकट्ठी करते हैं हमारे ग्रुप्स में? इससे बेटर फिर हम ग्रुप्स को ओपन ही रखें, कम बच्चे होंगे तो। थैलेसीमिया, फिनाइल मतलब फिनाइलकेटोनुरिया। ये है। तो ये जितनी भी डिसीज है ना सारी ऑटोसोमल रिसेसिव है। और एक्स लिंक रिसेसिव कौन थी? बिकॉज एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा ही कलर आएगा। ब्लाइंड। हमें हमें ये तो याद रह जाता है कि कौन सी डिसीज के अंदर क्या होता है, हमें ये नहीं याद रहता कि कौन सी डिसीज किस टाइप की है। कलर ब्लाइंड एंड हीमोफीलिया। अब याद रहेगा कौन सी डिसीज किस टाइप की है। यस मैम। सिकल सेल एनीमिया हमने पढ़ लिया। अब आ जाओ फिनाइल कीटोनुरिया पे। मैम एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए। ओके ठीक है मैम, हो गया। तो फिनाइल कीटोनुरिया, फिनाइल कीटोनुरिया इज आल्सो नोन एज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इसके अंदर जो जीन अफेक्ट होता है, वो जीन क्या काम करता है? एक एंजाइम बनाता है। एंजाइम इज आल्सो अ प्रोटीन
यस है ना? मैम। और क्या कौन सा एंजाइम होता है वो? फिनाइल फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज। एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज का काम होता है, इट कन्वर्ट फिनाइल एलेनिन टू टाइरोसिन। फिनाइल एलेनिन को टाइरोसिन में कन्वर्ट करता है। अब आप खुद बताओ भाई, ये जो जीन है, ये जीन अफेक्ट हो गया। जीन नहीं तो एंजाइम भी नहीं, एंजाइम नहीं तो ये कन्वर्जन भी नहीं, और अगर ये कन्वर्जन नहीं हुआ, फिनाइल एलेनिन हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा या नहीं? यस मैम। यस। यस मैम। होगा ना? तो इट गेट एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडी, और बॉडी में कहा? हमारे टिश्यूज के अंदर। और आप खुद देखो, टिश्यूज के अंदर जो एक्यूमुलेट हो जाएगा ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल पाइरुविक एसिड में। और ये फिनाइल पाइरुविक एसिड हमारा ब्रेन डैमेज करना शुरू कर देगा, हमारा हेयर फॉल होने लग जाएगा, स्किन पिगमेंटेशन हो जाएगा। ये डिसऑर्डर्स इसकी वजह से आने शुरू हो जाएंगे। लिख लो जल्दी जल्दी। मैम एनसीईआरटी में दे रखा है कि accumulation of this in brain result in mental retardation। ब्रेन डैमेज हुई तो मेंटल रिटार्डेशन। तो मैम मेंटल रिटार्डेशन होता है ना कि मतलब मेंटली प्रिपेयर ना हो आप किसी थिंकिंग चीज के लिए। पावर हमारी, थिंकिंग स्किल्स, ये सब फिनिश हो जाना। देखो रितिका, फिनाइल कीटोनुरिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है, जिसके अंदर एक जीन अफेक्ट हो जाता है। हाँ समझा रही हूँ मुस्कान। जिसके अंदर जीन अफेक्ट हो जाता है, जो जीन का काम होता है एक एंजाइम बनवाने का। एंजाइम का नाम होता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज। वो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज का काम होता है फिनाइल एलेनिन को टाइरोसिन में कन्वर्ट करना। अब सपोज करो ये जीन ही अफेक्ट हो गया, जीन नहीं तो एंजाइम नहीं, एंजाइम नहीं तो फिनाइल एलेनिन टाइरोसिन में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। टाइरोसिन टाइरोसिन क्या है? अमाइनो एसिड है ना, हार्मफुल नहीं है वो हमारी बॉडी के लिए, लेकिन फिनाइल एलेनिन हार्मफुल है। अब वो टाइरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, हमारे टिश्यूज के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा, और टिश्यूज उसको फिनाइल पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। और फिनाइल पाइरुविक एसिड तो इतना ज्यादा हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए, हमारा ब्रेन डैमेज कर देता है, ब्रेन की नर्व्स को ब्लॉक कर देता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, हमारा हेयर फॉल होने लग जाएगा, हेयर लाइट होने शुरू हो जाएंगे, स्किन पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाएगा। ये सब होता है इसमें। मैम लैग हो रहा है। ख्याति लैग कैसे हो रहा है बेटा? एल्केप्टोनूरिया मतलब एल्केप्टोनूरिया लिखवाया हमने यहाँ पे आपको। एल्केप्टोनूरिया डिसीज है बेटा, वो हल्का सा सिक्का। एल्केप्टोनूरिया इज ऑल्सो अ डिसीज गौरव, जो आपके सिलेबस में नहीं है। मैम सिस्टिक फिब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस भी नहीं है। सिस्टिक फाइब्रोसिस नहीं, शायद है, शायद। हाँ सिस्टिक फाइब्रोसिस है। मैम एल्केप्टोनूरिया और फिब्रोसिस पिछली बार था या इस बार भी, मतलब इस बार नहीं है? नहीं, पिछली सिस्टिक फाइब्रोसिस है, एल्केप्टोनूरिया नहीं। बोलोगे तो करा दूंगी एल्केप्टोनूरिया, आई हैव नो इश्यू। थैलेसीमिया देखो, देखो एक हमने पढ़ा था क्वालिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर, जिसमें ब्लड की क्वालिटी अफेक्ट हो रही थी। कौन सी क्वालिटी अफेक्ट हो रही थी? ब्लड क्लोटिंग वाली। यस मैम। यस मैम। ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोट नहीं हो पा रहा था। फिनाइल कीटोनुरिया इज आल्सो एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रोपी, राइट इमा? मैम सिकल सेल एनीमिया भी तो क्वालिटेटिव है मैम। सिकल सेल एनीमिया भी क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, वहां पे भी ब्लड की क्वालिटी चेंज होती है।
लेकिन वहां पे उसको ब्लड की ना बोल के उसके अंदर आरबीसी में इफेक्ट आता है, आरबीसी की शेप में इफेक्ट आता है। यस मैम। ये होता है, ठीक है। तो थैलेसीमिया के अंदर देखो क्या होता है, थैलेसीमिया इज अ क्वांटिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर। इसके अंदर आपका जो आरबीसी का काउंट है वो रिड्यूस हो जाता है। आरबीसी काउंट गेट रिड्यूस्ड, इतना लिख लो, सफिशिएंट है। या अगर इसका डिटेल करना चाहो तो ऐसे कर लो, देखो सिंपली बताती हूँ। हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया के अंदर हमें पता है जनरली चेन्स होती हैं आपकी, अल्फा चेन, बीटा चेन और गामा चेन। अल्फा चेन्स जो होती हैं, हीमोग्लोबिन 1, हीमोग्लोबिन 2, दो चेन से मिलके बता, दो अल्फा चेन्स होती है, दो बीटा चेन्स होती है, गामा चेन भी होती है। जनरली हम गामा चेन को लिखते नहीं है, दो अल्फा चेन दो बीटा चेन। इसलिए क्या होता है आपका इस डिसऑर्डर के अंदर जनरली, अगर सपोज करते हैं हम बात करें इसका, अल्फा थैलेसीमिया को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। अगर आपको कोई बोल रहा है अल्फा थैलेसीमिया, तो इट मींस जो ये अल्फा थैलेसीमिया में जो अल्फा चेन है ये अफेक्ट हो रही है। यहाँ पे क्या होगा कि अल्फा चेन ही नहीं बन पाएगी, अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, नो अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। और ये पता है बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कार होती है ना, उसके चार पहिए होता है, ऐसे ये चार पहिए हैं हीमोग्लोबिन के, दो अल्फा चेन और दो बीटा चेन। और ये जो गामा चेन है इसको स्टेपनी समझ लो। अब सपोज अल्फा चेन गई, बिल्कुल अल्फा चेन नहीं है दोनों की दोनों, क्या गाड़ी चल पाएगी? नहीं हो पाएगा। दिस इज नॉन एज अल्फा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है, बीटा थैलेसीमिया के अंदर भी दो कंडीशंस आती हैं, या तो बीटा में से कोई एक चेन अफेक्ट हो जाती है, दो बीटा चेन है दोनों में से एक अफेक्ट हो जाएगी, तो वहां पे स्टेपनी आके वर्क कर लेगी अगर एक अफेक्ट हुई तो, या फिर दोनों की दोनों ही बीटा चेन अफेक्ट हो जाती है, दोनों बीटा चेन। और अगर दोनों बीटा चेन अफेक्ट हो जाए तो बहुत ज्यादा सीवियर केस बन जाता है ये, क्योंकि फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता इंसान के पास। याद रखना दिस इज क्वांटिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर, क्वांटिटी चेंज होती है यहाँ पे हीमोग्लोबिन की, और इससे ज्यादा इसमें कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं। हम सिकल सेल एनीमिया को हम क्वांटिटी भी तो कह सकते हैं ना, वहाँ पे आरबीसी की काउंट कम है। क्वालिटेटिव सिकल सेल को, आरबीसी की शेप चेंज हो रही है, कुछ कम थोड़े ना है वहां पे, म्यूटेशन हो रहा है वहां पे, कम नहीं है कुछ भी। यहाँ पे ना एक लाइन लिखी है बुक में, मैम थैलेसीमिया differs from sickle cell anemia in that the former is quantitative problem of synthesizing too few globin molecule while the latter is quantitative problem synthesizing and incorrectly functioning globin। हमें थोड़ी सी समझा दीजिए। इस लाइन का मतलब जितना मुझे सुन के समझ में आया इतना यही है कि थैलेसीमिया के अंदर हमारा जो बीटा ग्लोबिन चेन्स है उनकी क्वांटिटी अफेक्ट हो रही है, लेकिन सिकल सेल में आपने देखा बीटा ग्लोबिन चेन की क्वालिटी अफेक्ट हो रही थी। बीटा ग्लोबिन चेन की 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड बन रहा था, वहां पे वेलिन बना हुआ था, क्वालिटी चेंज हुई ना बीटा ग्लोबिन चेन की, यहाँ पे बीटा ग्लोबिन चेन की क्वांटिटी अफेक्ट हो गई। ये है, ठीक है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट डिसीज आती है थैलेसीमिया के बाद सिस्टिक फाइब्रोसिस। Which type of disease? Autosomal recessive। सिस्ट का नाम तो सबने सुना होगा। Yes. यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, लंग्स के अंदर सिस्ट बनना शुरू हो जाता है, या फिर आपके पेनक्रियास के अंदर, जिसकी वजह से आपके लंग्स डैमेज हो जाते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्रोमोसोम नंबर 7 के ऊपर एक जीन होता है, उस जीन की डेफिशिएंसी की वजह से आपके लंग्स के अंदर क्लम्पिंग होना शुरू हो जाना, एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर का बनना शुरू हो जाना।
दिस इज नॉट ए सिस्टिक फाइब्रोसिस। मैम एक सिस्ट चैप्टर 1 में भी आया रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वो सिस्ट फॉर्मेशन है, एक अनफेवरेबल कंडीशन में एक लेयर का बन जाना, वो अलग यस cyst यस है, मैम। वो अलग है। अच्छा रिलेट किया, बट उससे याद आनी एक बार चाहिए ये वाली आप जो लोगों को कंडीशन, ऐसे। हाँ बेटा, वो तो एक अमीबा बार ये वाली स्पोरुलेशन कंडीशन का दोबारा कैसा? बता दो। अमीबा फॉर्मेशन में एंसेस्टेशन बोलते हैं। हाँ, उससे। पैनक्रियाज क्या लिखा है आपने मैम? पैनक्रियाज ही लिखा है बेटा कि सिस्ट फॉर्मेशन आपका लंग्स में भी हो जाता है और पैनक्रियाज में भी हो जाता है। एंड कर लो इसके बीच में। मैम क्रोमोसोम नंबर 7 में खराबी हो जाती है या फिर जीन में? जीन में, क्रोमोसोम में नहीं, क्योंकि दीज आर द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। जीन में, क्रोमोसोम में अभी पढ़ाऊंगी। मैम एक बार ये दोबारा बता दीजिए। सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर क्रोमोसोम नंबर 7 के ऊपर एक जीन होता है, वो जीन हो जाता है हमारा अफेक्टेड। उस जीन की वजह से हमारे लंग्स में, पेनक्रियाज में क्लम्पिंग होना शुरू हो जाता है, सिस्ट बनना शुरू हो जाता है। सिस्ट मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है ना? हाँ, सिस्ट बैग लाइक स्ट्रक्चर, जैसे स्टोन वगैरह टाइप से कुछ ऐसे ओके मैम। हार्ड सी स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको डिसॉल्व नहीं कर पाती इजीली। हो गया? तो यहाँ तक थे हमारे सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर। एक बार जल्दी से थम्स अप देके बताओ सबको मेंडेलियन डिसऑर्डर समझ में आए ना? अभी तो समझ में आ गए होंगे, देखो इतना मैं मानती हूँ, लेकिन एनसीईआरटी से पढ़ोगे प्लस क्वेश्चंस करोगे, उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कि कितना समझ में आया कितना नहीं। बिना कोई भी चैप्टर के, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे उस चैप्टर को फिनिश मार्क बिल्कुल नहीं करोगे, समझे? थैलेसीमिया देखो बेटा, थैलेसीमिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो आपकी बीटा ग्लोबिन चेन्स होते हैं, बीटा ग्लोबिन ले लो, अल्फा ग्लोबिन चेन ले लो, उन चेन्स का अमाउंट कम हो जाता है। हाँ राजेंद्र, मैं क्वेश्चन आप लोगों को शेयर कर दूंगी। मैम जैसे हमने पढ़ा था बुक के अंदर कि क्रोमोसोम नंबर अल्फा में अलग होता है और बीटा में अलग होता है, अलग अलग जीन इफेक्ट होती है, इसमें HBA1 HBA2, तो वहाँ पे HBG। एक्चुअली अगर आपकी अल्फा थैलेसीमिया होता है तो अल्फा थैलेसीमिया होता है क्रोमोसोम नंबर 16 की वजह से, बीटा थैलेसीमिया होता है क्रोमोसोम नंबर 11 की वजह से। 16 एंड 11 दो रीजंस होते हैं इसके। मैम यस मुस्कान। मैम जैसे हम पीवाईक्यूज ना नीट प्रेप जो ऐप होता है ना उससे प्रैक्टिस करते हैं, तो इतना इनफ है या फिर कोई बुक रिकमेंडेड है? उसके लिए एमटीजी बुक से भी करते रहो। नीट प्रेप से करना चाहो वहां से, वहां पे सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है या नहीं ऐसे मैम ही नहीं, जैसे गूगल पे सर्च करते हैं ना तो उसमें पीवाईक्यू आ जाते हैं, चैप्टर वाइज उसमें टॉपिक वाइज सब आ जाते हैं। कर तो लेते हो ना, लेकिन उसमें बेटा टाइम ज्यादा जाता है थोड़ा सर्च वगैरह करने में, है ना? तो इससे बेटर ये है एमटीजी पीडीएफ सबके पास होगा। मैम एक बार आप प्लान कर दीजिए। कौन सा मैम? एमटीजी मैं आपको अभी ना नोट्स दिखा हाँ। दूंगी सारे, आपको सारा डेटा कहाँ से लेना है सब दिखा दूंगी अभी, ठीक है? ओके मैम, ओके। सारा डेटा एक ही जगह पे मैंने इकट्ठा किया है, सिर्फ एक लिंक आपको यूज करना पड़ेगा, उस लिंक से आपको सब मिल जाए। एक बार बस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ना। अल्फा एंड बीटा चेन के जीन कौन से बेटा अल्फा वाले के क्रोमोसोम नंबर 16 पे, बीटा वाले के क्रोमोसोम नंबर 11 पे। मैं ज्यादा डिटेल इसलिए नहीं लिखा रही बिकॉज ये आता नहीं है एग्जाम में, एंड आप लोग ऑलरेडी एक साल अच्छा नहीं कर पाए एग्जाम में, से दिस टाइम आई वांट कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ो, ज्यादा चीजें मत करो, ताकि एक अच्छा डिसेंट सा स्कोर आ जाए। मैम प्लीज शेयर शेड्यूल ऑन ग्रुप। ठीक है बेटा, ग्रुप पे शेड्यूल शेयर कर देंगे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ ले हम। यस मैम। आ रहा। फिर एक स्टूडेंट ने बोला मैम पेडिग्री एनालिसिस करा दो। पेडिग्री एनालिसिस कल कराऊंगी, 10 मिनट का टॉपिक है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगी कल। ओके मैम। तो
क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हमारे 3 एक बाइक आती है केटीएम के नाम से, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, उस केटीएम का नाम चेंज करके केटीडी कर दो आज, केटीटी। के फॉर Klinefelter syndrome. टी फॉर Down syndrome, Turner syndrome. सिंड्रोम इज अ ग्रुप ऑफ डिसीज, हाँ, Yes, ma'am. और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर अफेक्ट होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो क्लाइनफिल्टर के अंदर क्या होता है, हमारे पास नॉर्मल किसी इंडिविजुअल के अंदर कितने क्रोमोसोम होता है, 46। इसके अंदर हो जाते हैं 47। टर्नर सिंड्रोम के अंदर हो जाते हैं 45. 43. डाउन सिंड्रोम में हो जाते हैं 43. ठीक क्यों बोल रहे हो, 47 होता है। 47. और ये जो दो डिसीज है ना, क्लाइनफिल्टर और टर्नर, ये दोनों वो डिसीज है जिसमें 6 क्रोमोसोम अफेक्ट होता है। Yes, ma'am. तो इसका मतलब ये एक्स लिंक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हुआ ना, Yes, और ma'am. इसके अंदर ऑटोसोम्स में डिफेक्ट आता है। कैसे, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, जनरली कोई इंडिविजुअल है, उसके पास 44 ऑटोसोम्स होता है प्लस एक्स एक्स कंडीशन होगी अगर कोई नॉर्मल फीमेल होगी। दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल फीमेल। और अफेक्टेड के अंदर क्या हो जाएगा, फीमेल ले लो या मेल ले लो, 44 प्लस XXY. कंडीशन। तो इस कंडीशन में XXY क्रोमोसोम आ रहा है, तो मेल लाइक कैरेक्टर आएंगे या नहीं आएंगे, Yes, ma'am. Yes, ma'am. आएंगे। तो सबसे पहली बात, हाइट बहुत ज्यादा टॉल हो जाएगी, टॉल स्टैचर। बियर्ड नहीं आ पाएगी, क्यों नहीं आ पाएगी भाई, मेल लाइक कैरेक्टर है, थोड़ी बियर्ड आएगी, बट XX है, फेमीन कैरेक्टर भी है, तो इसलिए पुअर बियर्ड होगी। बॉडी के ऊपर हेयर्स होंगे, बहुत अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ होंगे, जिसको हम बोलते हैं स्पार्स बॉडी हेयर्स। मेल वाले क्रोमोसोम्स भी हैं, फीमेल वाले क्रोमोसोम्स भी हैं, तो इसके अंदर हो जाएगा ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन मेल्स, क्योंकि दिस केस इज कॉमन इन मेल, breast development in male, and this condition is known as gynecomastia. Gynecomastia. Reduced testis होंगे, अब टेस्टिस रिड्यूस होंगी तो मेल कैसा हो जाएगा, Sterile. स्टेराइल, नॉन फर्टाइल मतलब है ना, Yes, ma'am. और लेस स्पर्म काउंट हो जाएगा। समझ में आई सारी कंडीशन क्लाइनफिल्टर की। Yes, ma'am. टर्नर सिंड्रोम के अंदर नॉर्मल केस ये है, और इसके अंदर क्या हो जाएगा 44 प्लस XO, ओ मतलब एब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम, मतलब जनरली किसी भी इंडिविजुअल में 2 सेक्स क्रोमोसोम होता है, यहाँ पे सिर्फ 1 सेक्स क्रोमोसोम होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक X क्रोमोसोम है सिर्फ, फेमीन कैरेक्टर आएंगे नहीं आएंगे, Yes, तो ma'am. क्या बनेगी यहाँ पे, Yes. स्टेराइल मेल Female. बनेगी। Female. और एक क्रोमोसोम है, इस कंडीशन को मोनोसोमी भी तो बोल सकती हूँ ना, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्रोमोसोम में मोनोसोमी हो रखी है, स्टेराइल फीमेल होगी, हाइट छोटी होगी, शॉर्ट स्टेचर होगा बहुत, नेक जो होगी वेब्ड होगी, वेब मतलब बहुत राउंड राउंड टाइप से हो जाते हैं, जो बहुत दबी टाइप से होती है, वेब्ड नेक उसके अंदर देखी जाए मिलेगी। पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा। फिर और केसेस आएंगे, लो पोस्टीरियर हेयर लाइन, लो पोस्टीरियर हेयर लाइन समझते हो, आपका जो हेड के बैक वाला पार्ट होता है उसमें क्या होता है, जैसे ऐसे ये नेक है, ये आपका सर है, ये हेयर स्टाइल ऐसे रहता है ना, ऐसे ऐसे थोड़ा, ये जो लेस पीछे वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे ना होके बिल्कुल नीचे की साइड आ जाए, बहुत पोस्टीरियर में चला जाए हेयर लाइन, लास्ट वाला जहां तक हमारे हेयर्स खत्म होते हैं ना बैक साइड से जब हम देखते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा नीचे की साइड आ जाए, ये इसका एक सिम्टम होता है।
जिसको बोलते हैं लो पोस्टीरियर हेयर लाइन। समझे ना लो पोस्टीरियर हेयर लाइन का मतलब? पोस्टीरियर बैक साइड में हेयर लाइन लो हो जाना। और वही लो पोस्टीरियर बताना। लो पोस्टीरियर मतलब आपका जो बैक साइड से जहाँ पे हेयर्स आपके फिनिश होते हैं हेड में, हेड वाला पार्ट जहाँ पे हेयर्स फिनिश होते हैं उसका बहुत ज्यादा नीचे की साइड से फिनिश होना, बिल्कुल नीचे, बहुत नीचे तक हेयर्स आपके अगर फैले हुए हैं उसको बोलते हैं लो पोस्टीरियर हेयर लाइन। एंड रूडिमेंट्री ओवरीज यहाँ पे पाए जाएंगे। ये सी का केस है। डाउन सिंड्रोम मतलब रूडिमेंट्री मतलब अंडर डेवलप, अंडर डेवलप। डाउन सिंड्रोम के अंदर भी 47 क्रोमोसोम है लेकिन ये ऑटोसोम है, तो नॉर्मल ऑटोसोम कितने होने चाहिए 44, यहाँ पे कितने हो जाते हैं 45 प्लस XY। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक ऑटोसोम बढ़ रहा है, तो किसी भी एक क्रोमोसोम पेयर के पास, पेयर होगा, पेयर के पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आया होगा, यस मैम। एक जगह पे 3 क्रोमोसोम दिखे होंगे, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट मैम ट्राइसोमी क्या है? एट 21st क्रोमोसोम। हाँ जी बेटा। वेब्ड नेक। वेब नेक का मतलब होता है बहुत पिचकी नेक, बहुत छोटा साइज की नेक होती है, ऐसे गोल गोल से दिखाई देती है। ओके मैम आपकी साउंड बहुत फ्लक्चुएट हो रही है बीच बीच में बेटा, ऐसे कैसे फ्लक्चुएट हो रही है? सबके साथ हो रहा है क्या? नो मैम क्लियर है। नो मैम। हाँ मे भी फिर आपका नेटवर्क इशू। मैम को फीमेल्स में तो वैसे भी एक बताती हूँ। और कोई बताओ, कोई कुछ मैम बोल रहा था, हो रहा है हाँ लाइक। मैम कि इसमें हाँ डाउन क्या सिंड्रोम वाले में ये मेल फीमेल दोनों में हो सकता है ना? मेल फीमेल दोनों में हो सकता है, और सब बट सबसे ज्यादा मेल में होता है। मैम हाँ मैम एनसीईआरटी में लिखा है कि ये जो सिचुएशन होती है ट्रिसोमी और मोनोसोमी से भी अराइज हो सकती है। मोनोसोमी से कैसे हो सकती है? ट्राइसोमी और मोनोसोमी से भी अराइज हो सकती है मतलब? मैम मतलब एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है कि डाउन सिंड्रोम में कि दिस सिचुएशन आर नोन एज ट्रिसोमी और मोनोसोमी ऑफ अ क्रोमोसोम। अच्छा ट्राइसोमी एंड मोनोसोमी ऑफ द क्रोमोसोम वो भी बताती हूँ कैसे। आस्था ने बोला क्यों मैम? देखो आस्था ने क्वेश्चन पूछा, मैम वो फीमेल में तो वैसे भी एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, एक एक्स क्रोमोसोम का एब्सेंस नहीं होता बेटा, एक एक्स क्रोमोसोम बार बॉडी की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बार बॉडी की फॉर्म में क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है वहां पे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है जनरली गैमीट्स फॉर्मेशन के टाइम पे एक बार बॉडी में यूज एक का होता है, लेकिन ये तो डिसऑर्डर है ना कि जो फीमेल बन रही है, ध्यान से समझो, जो फीमेल बन रही है उसके अंदर, उसकी हर एक न्यूक्लियस के अंदर होने चाहिए 46 क्रोमोसोम, है 45, एक ही क्रोमोसोम है ना, बार बॉडी बनेगी यूज एक। अब आप बोलने का तो आपका कॉन्सेप्ट सही है कि मैम यूज तो एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन डिसऑर्डर तो आएंगे ना एक एक्स क्रोमोसोम ना होने की वजह से, डिसऑर्डर्स तो आएंगे। वो बाद का प्रोसेस होता है कि पहले 46 बन जाता है, उसके बाद वहां पे बार बॉडी फॉर्मेशन हो जाता है सोमेटिक सेल्स में। लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते कि हम एक ही क्रोमोसोम, एब्सेंस नहीं होनी चाहिए वहां पे, क्योंकि अगर 46 ही होंगे फिर जो गैमीट्स बनेंगे तो गैमीट्स के अंदर नंबर और ज्यादा कम हो जाएगा, इन्हीं 46 45 से गैमीट्स बनेंगे, तो डिसऑर्डर तो आएगा ना फिर भी। और बताओ। मतलब मैम यहाँ पे जो ये टर्नर सिंड्रोम है इसमें जो एचओ वाली कंडीशन है वो ओव्यूलेशन से पहले की है, इसलिए यहाँ पे बार ये वो बॉडी बाद में कंडीशन है चाहिए। कि मेल और फीमेल में फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन में जो जाइगोट बना उस जाइगोट के अंदर ये कंडीशन देखने के लिए मिल रही है। हाँ मैम उसी हाँ के उस अंदर। जाइगोट के अंदर। और ये किसकी वजह से होगी, इसके पीछे का रीजन क्या होगा कि क्रोमोसोम का प्रॉपरली डिसजंक्शन नहीं हो पाया, क्रोमोसोम्स का प्रॉपरली डिसजंक्शन नहीं हो पाया, इसकी वजह से होगा ना। सेम डाउन सिंड्रोम में भी डिसजंक्शन नहीं हो पाया ऑटोसोम्स का इजीली। अच्छा इसके सिम्टम्स बताओ, देखो फिर आपका हीमा वाला डाउट मैं क्लियर करती हूँ। 21st क्रोमोसोम में ट्राइसोमी आ जाती है, चलो इसी को बताती हूँ। लिख लिया ना वो बैक साइड वाला सबने? यस मैम। यस मैम।
काउंट करते रहना। बोलो बस मैम, हो गए पूरे? बस बस हो गए ना? 46 हो गए। 46 हो गए। 46 मतलब 23 पेयर ना? Yes. 23 पेयर Yes, बनते ma'am. मतलब 46 क्रोमोसोम हो गए। इस 46 क्रोमोसोम्स में से यहां तक सारे ऑटोसोम है ऊपर वाले। ये अगर मैं कंडीशन ले रही हूँ कि ये मैंने एक फीमेल का कैरियोटाइपिंग किया है, फीमेल का कैरियोटाइपिंग किया है, ये फीमेल का एक्स क्रोमोसोम, ये दूसरा एक्स क्रोमोसोम, आया समझ? हम क्या बोल रहे हैं, डाउन सिंड्रोम में कौन से वाला, ये 22 वाला पे 23 वाले पेयर पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया है। 21st को बोला था। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 23, 22, 21 पे ही तो बनाया। 21 नहीं है क्या ये? मतलब आपने बोला 23। अरे टंग स्लिप बेटा। 21 पे ट्राइसोमी है या नहीं है? 3 एक जगह देखो आया तो एक एडिशन ऑफ 1 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हुआ और बनी कंडीशन क्या, ट्राइसोमी कंडीशन बनी। समझ में आया क्या हिमा वो कि 1 क्रोमोसोम Yes, ma'am. आ गया ना समझ में, और हुआ कंडीशन ट्राइसोमी। सिम्टम्स डाउन सिंड्रोम के, फ्लैट फेस होगा, ब्रॉड एंड फ्लैट फेस, स्लेंट आईज होंगी, स्लेंट आईज मतलब वो छोटी छोटी एकदम अंदर की साइड हुई। बहुत सारी आईज होती है ना जो बहुत ज्यादा अंदर की तरफ जाई रहती है, जो बहुत ज्यादा टीवी वगैरह फोन Yes, वगैरह का यूज करता है, उसको स्लेंट आईज बोलता है। पार्शियली ओपन माउथ रहेगा हमेशा, पार्शियली ओपन माउथ रहेगा, और जो टंग होगी वो मुड़ी हुई होगी, थोड़ी रिंकल्ड होगी। जो आपका पाम होगा, पाल्म के ऊपर जो क्रीज है ना, ये क्रीज बहुत अजीब तरीके से होंगी, हाइट छोटी होगी, और बाय बर्थ डाउन सिंड्रोम में हार्ट डिसीज देखने के लिए मिलेगी। आस्था को समझ नहीं आया? आस्था, फ्लैट फेस होगा, स्लैंट आईज होंगी, ओपन माउथ होगा पार्शियली, टंग्स थोड़ी सी रिंकल्ड होगी, पाल्म क्रीज कैरेक्टराइजेशन उसको बोलते हैं, शॉर्ट स्टेचर होगा, बाय बर्थ हार्ट डिसीज होगी। These are the conditions that can be seen in a Down syndrome. Down syndrome is also known as Mongolian idiocy, Mangolian या Mongolian कुछ भी बोल देते हैं इसको। Mongolian idiocy लिख लो। इसे मंगोलियन आइडियोसी क्यों कहते हैं? मंगोलियन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। आइडियोसी का मतलब होता है ऑटोसोम्स के अंदर डिफेक्ट होना। एड्रेस में लिखा हुआ है। पास किसी भी इंडिविजुअल है, 2n है, 2n में से मैंने एक क्रोमोसोम हटा दिया, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? लिख रहे हो क्या अभी? ये लिख लिया? मोनोसोमी। लिख लिया क्या? आगे स्लाइड चेंज कर लूं? हो गया, कर दीजिए स्लाइड पे। सॉरी, देखो 2 कंडीशन आती है। एक कंडीशन होती है एनीप्लॉइडी, एक कंडीशन आती है पॉलीप्लॉइडी। एनीप्लॉइडी का मतलब क्या होता है? एनीप्लॉइडी का मतलब होता है कि या तो एक क्रोमोसोम का डिलीट होना, एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स का डिलीट होना, या एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स का ऐड होना। लेट्स सपोज 2n कंडीशन थी, 2n में से एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया, तो क्या बचा? पेयर में थे ना क्रोमोसोम, पेयर में से एक क्रोमोसोम चला गया, एक अकेला बच गया, दैट्स व्हाई वी कॉल इट मोनोसोमी। 2n में एक क्रोमोसोम आके ऐड हो गया, पेयर में थे क्रोमोसोम कहीं पे दो में एक आके ऐड हो गया,
क्या देखने के लिए मिलेगा? ट्राइसोमी, है ना? दो क्रोमोसोम आके ऐड हो गए तो पेंटासोम। अरे टेट्रासोमी बेटा। देखो, दो आके ऐड हो गए, चार हो गए ना। तो इस टाइप के डिसऑर्डर्स को हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, पूरा का पूरा क्रोमोसोम्स का सेट चेंज हो जाता है। जैसे हम हैं डिप्लॉइड, डिप्लॉइड मतलब 2n, और 2n से डायरेक्टली अगर बन जाए 3n या फिर 4n, इस टाइप के डिसऑर्डर को बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी। पूरे के पूरे सेट में चेंज आ जाना, ठीक है? एडिशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर सेट ऑफ क्रोमोसोम। एन्यूप्लॉइडी में क्रोमोसोम नंबर में चेंज आता है, पॉलीप्लॉइड में पूरा का पूरे सेट में चेंज आता है। तो डिप्लॉइड और 3n, ट्रिप्लॉइड, 4n, टेट्राप्लॉइड, ऐसी कंडीशन बनेगी या नहीं बनेगी? यस मैम। यस मैम। आगे सबको समझ में? यस मैम। यस। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त किया जाता है। सिर्फ हमारा इसमें छोटे छोटे चीजें बच गई हैं, जैसे कि आपका बच गया है सबसे पहले तो पेडिग्री एनालिसिस बच गया। पेडिग्री एनालिसिस में ज्यादा दिमाग नहीं खाएंगे, पिछले साल बहुत समझाया था, क्वेश्चन ही नहीं आया था पेडिग्री एनालिसिस से 23 में, और बच्चे उसमें पता नहीं कितना टाइम लगा देते हैं। हाँ बेटा। डाउन सिंड्रोम यानी कि एनीप्लॉइडी है। डाउन सिंड्रोम में क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आके ऐड हो रहा है ना। यस मैम, ट्राइसोमी हो रही है वहां पर 20 ट्राइसोमी हो रही है, कहाँ पे हो रही है? 21st वाले पेयर के 21st साथ हो रही है, क्रोमोसोम पर। इसलिए बोलता है ट्राइसोमी है 21st क्रोमोसोम। ठीक ओके है? मैम। एनीवन जो एल्स? टर्नर है वो भी मैम, जो टर्नर है वो भी एनीप्लॉइडी में ही आएगा। टर्नर सिंड्रोम में क्या हो रहा है आप खुद बताओ? क्रोमोसोम नंबर चेंज हो रहा है, क्रोमोसोम्स नंबर्स में हो रहा है वहां पे। क्या हो रहा है वहां पे टर्नर में? KT, एक क्रोमोसोम हट रहा है वहां से, एक अकेला बच जा रहा है। मोनोसोमी नहीं बोलेंगे इसको। हाँ मतलब मैम एनीप्लॉइडी के अंदर ही आएगा ना वो। एग्जैक्टली, एनीप्लॉइडी के अंदर ही है। हम पॉलीप्लॉइडी में कौन सा? अटेंडेंस। हाँ, अटेंडेंस का लिंक उसी में ही है आपके ग्रुप डिस्क्रिप्शन में, एक बार उसको बस चेक कर लो, लिंक एक्टिव है या नहीं है। मैम एक्टिव है, कितना नोट में? है ना? सबके सब लगा दो जल्दी से अटेंडेंस जाके, और आज 3 दिन की अटेंडेंस चेक करके ना आज बच्चों को मैं ग्रुप से निकालना शुरू करूंगी। ग्रुप डिस्क्रिप्शन में नहीं है बेटा है अटेंडेंस शीट। आप कौन से वाले ग्रुप में ऐड हो राधिका? मैम। नीट 2024 ड्रॉप बैच। मैम नीट ड्रॉपर बैच में देखना है ना? अवंती नीट 2024 ड्रॉपर बैच, उसमें नो मैम, मैं इसमें मैम इसमें तो शो ही नहीं हो रहा। अच्छा आप लोग, हाँ मैंने 2 ग्रुप बना रखे हैं, एक सेकेंड दूसरे वाले में भेजती हूँ। हाँ मिल गई राधिका, मेरे को पता है जिसने भेज। मैम यही शेयर कर दीजिए ना इसी पर, तो अभी अब लगा देते हैं। यहाँ से बच्चे बोलते हैं कि मैम ओपन नहीं होता हमसे। मैम लगा दी। मैम लीव नहीं हो मैम हो सकते हैं? जाता है। हाँ रुको रुको, मैं करती हूँ, भेजती लो, यहीं पे भी भेज दिया मैंने और ग्रुप्स में भी भेज दिया। पर ग्रुप में भेज मैं इसलिए नहीं भेजती भाई, वे फालतू के बच्चे भी लगा देंगे सब अटेंडेंस, अगर ग्रुप में भेज दिया तो। लगा दी। आप लोग यहीं से लगा दो। मैम लीव कर। हाँ हाँ लीव कर सकते हो। बाय मैम, हैव अ नाइस। बाय बाय। मैम ग्रुप वाले में से लगा दे अटेंडेंस। हाँ ग्रुप वाले में से लगाना चाहो ग्रुप वाले में से लगा दो, दोनों लिंक सेम ही है। और कल ना सारा पढ़ के आना ही, जितना भी मैंने पढ़ा दिया ना, कल क्वेश्चंस करेंगे, कल इस चैप्टर को फिनिश करना है हमें। मैम कल इस... एक बात पूछनी। हाँ बोलिए। मैम जो CUET की प्रेफरेंस लिस्ट है ना, उसमें भरने में ना कंफ्यूजन हो रही है। यस मैम, बता दीजिए इसको भी। उसमें CSAS पोर्टल पे। यस यस मैम। मैम। मैंने कल एक स्टूडेंट को शायद बोला भी था कि आप अपना ID पासवर्ड मेरे को देना, मैं चेक करूंगी, बट पता नहीं उन्होंने शेयर किया नहीं किया।
अच्छा, प्रॉब्लम क्या आ रही है उसमें प्रेफरेंस लिस्ट में, ये बताना एक बार मेरे को। मैम कोर्स समझ में नहीं आ रहा है, कोर्स मैम कौन सा समझ क्या में कोर्स कौन सा ले? कोर्स के Yeah. ऑप्शंस वगैरह नहीं दिखा रहा है क्या वो कुछ भी? मैम ऑप्शन दिखा रहा है, उसमें समझ में नहीं आ रहा कि ऑप्शन में कौन सा जैसे करियर में बन जाए अच्छा सा।